नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम मंथन में आपका स्वागत है। मंथन में आज हम बात करने वाले हैं कि जंग बढ़ी तो क्या होगा। दरअसल किसी कवि ने कहा है, डॉक्टर बशीर बद्र की लिखी हुई वो पंक्तियां, कि लोगों की उम्र बीत जाती है एक आशियां बनाने में, और तुम्हें वक्त नहीं लगता बस्तियां जलाने में। युद्ध कभी भी हो, कहीं भी हो, किसी के भी बीच हो, युद्ध की विभीषिका का असर सब पर पड़ता है। दरअसल हम बात करने जा रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच हुए संघर्ष से दुनिया में एक बार फिर रूस यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच युद्ध की तरह चिंता बढ़ने लगी है। अगर इजराइल जवाबी हमला करता है तो दोनों देशों में तनाव बढ़ेगा। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है और इससे तमाम देश प्रभावित हो सकते हैं। बात करें भारत की तो दोनों ही देशों के साथ भारत का बड़ा व्यापार है, और अगर आयात प्रभावित होता है तो महंगाई बढ़ने का खतरा भी है। मिडिल ईस्ट में तनाव ने, जो वर्तमान का तनाव है मिडिल ईस्ट में, उसने दुनिया की चिंता बढ़ाने का काम किया है। ऐसा इसलिए भी है कि यहाँ से कच्चे तेल का आयात दुनिया भर में होता है। खासतौर पर भारत पर नजर डालें तो भारत जो है दुनिया के कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और अपनी 85% से ज़्यादा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। भारत अपनी ज़रूरतों के कच्चे तेल का एक हिस्सा ईरान से भी लेता है। हालांकि ईरान से होने वाले क्रूड ऑयल के आयात में गिरावट ज़रूर देखने मिली है। न केवल कच्चा तेल बल्कि भारत ईरान से कई अन्य सामान भी आयात करता है, और युद्ध की संभावना से इन जरूरी सामानों के बिजनेस को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि ईरान से कच्चे तेल के अलावा सूखे मेवे, केमिकल और कांच के बर्तन भारत आते हैं। वहीं भारत की ओर से ईरान पहुंचने वाले प्रमुख सामानों की बात करें तो बासमती चावल का ईरान बड़ा आयातक है, और इसके साथ ही और भी अन्य सामान जो हैं वो भारत उनसे लेता है और भारत वहां निर्यात भी करता है। इसके अलावा हम बात करें कि भारत ईरान को चाय, कॉफी और चीन का निर्यात भी करता है। अब जबकि ईरान और इजराइल में युद्ध बढ़ने की संभावना को बल दिया जा रहा है, तो इसका असर भारत के आयात और इकोनॉमी पर भी दिखाई दे सकता है। अगर कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ता है तो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, तो फिर देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी इसका असर देखने मिलेगा। रूस और यूक्रेन युद्ध के समय कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई थीं, और इजराइल हमास युद्ध के समय भी ये $100 के पार पहुंच गई थी। भारत का व्यापारिक भागीदार सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि इजराइल भी है। 2023 में भारत का इजराइल के साथ 89,000 करोड़ रुपए का कारोबार रहा है। भारत इजराइल को तराशे हुए हीरे, ज्वेलरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सामान सप्लाई करता है। वहीं इजराइल भारत को बड़ी मात्रा में सैन्य हथियार निर्यात करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक बीते 10 साल में भारत में इजराइल से राडार, सर्विलांस और लड़ाकू ड्रोन और मिसाइल समेत लगभग $3 अरब के सैन्य हार्डवेयर का आयात किया गया है। इस युद्ध का क्या असर होगा भारत पर, चूंकि भारत में चुनाव भी हैं, और क्या भारत के चुनावों को ये युद्ध प्रभावित करेंगे, भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी जी। सुनीता विद्यार्थी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता आशीष सैनी जी। आशीष सैनी जी, आपका बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी के नेता जगतार सिंह बाजवा जी हमारे साथ हैं। जगतार सिंह जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक धीरज पंडित जी हमारे साथ हैं। धीरज पंडित जी, आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले सुनीता विद्यार्थी जी, आपसे जानना चाहूँगा कि यदि जिस तरह से पूरे विश्व में बात चल रही है, पूरे विश्व में चिंता का विषय है ये, कि यदि इस युद्ध की विभीषिका बढ़ती है या ये संघर्ष बढ़ता है तो भारत पर और भारत के चुनाव पर कुछ असर होने की संभावना है क्या? हमारे कैंडिडेट्स भी अनाउंस हो जाएंगे, लेकिन जो सच्चाई है ग्राउंड में, फिर आती हूँ, जितने सर्वे कर लीजिए, आपको याद होगा 2004 में इंडिया शाइनिंग, 10 सेकंड दीजिए, 2004 में इंडिया शाइनिंग आपको याद हुआ था, जिसके चलते चुनाव ही जल्दी करा दिए थे, सब चैनल से हर जना। सुनीता जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ व्यवधान है क्या? आपका जो हैंडसेट में म्यूट का स्विच है वो ऑफ है, देख लीजिएगा एक बार। आपने हेडफोन लगा रखे हैं सुनीता जी? हेडफोन लगा लीजिए तो आपकी आवाज़ हम तक पर्याप्त आएगी। आशीष सैनी जी, आपसे जानना चाहता हूं कि भारत पर
ईरान और इजराइल के युद्ध का क्या असर होने वाला है? से यूपी के मेरठ से कौन आगे कौन पीछे ये बताइएगा संदीप भाई, लेकिन थर्ड फेज कहां वोटिंग है ये देख लेते हैं। थर्ड नहीं होता है जी, लेकिन देश की जो सरकार चलाने वाली पार्टी है जी, क्योंकि उन्होंने अपनी मंशा इजराइल के पक्ष से पहले से ही सिद्ध कर रखी है और ईरान के चाबहार प्रोजेक्ट को भी कैंसिल कर चुका है, वो चीन के साथ मिल चुका है और तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इसमें भी अपना पक्ष खोजने की कोशिश कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव के दौरान इस युद्ध का पूरा इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जाएगा। देश के लोगों में एक जो उनके अंदर खोखला राष्ट्रवाद है उसको बढ़ाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उसका सीधा प्रभाव हमारे देश की ना अर्थव्यवस्था पर है ना कोई असर पड़ता है, उसका कोई उपयोग हमारे यहाँ नहीं होने वाला है। लेकिन आशीष जी, यदि चाबहार बंदरगाह से आयात प्रभावित होता है तो क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ सकती हैं फिर तो, और विदेशी मुद्रा पर भी इसका असर पड़ेगा। चाबहार जो पोर्ट है जी, को बनाने के लिए भारत की सरकार ने आर्थिक सहयोग देना शुरू किया था, हाँ, लेकिन उसमें मोदी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया जी, तो उन्होंने वो चाबहार प्रोजेक्ट चीन के साथ मिलकर पूरा किया है। वहां से जो आयात निर्यात होता है वो प्रभावित नहीं होता, लेकिन चाबहार प्रोजेक्ट जो बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, हमारे उस देश के साथ अच्छे संबंध बन सकते थे जी, मोदी जी ने उन संबंधों को खराब किया। नंबर 1, इस्राइल के साथ मोदी की दोस्ती इतनी अच्छी है कि पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर वो भारत की सरकार को उपलब्ध कराता है विपक्ष के नेताओं पर नजर रखने के लिए, उनका दुरुपयोग करने के लिए। अच्छा, और इजराइल की जो भारत के प्रधानमंत्री दोस्ती है उसका जो कारण है केवल एक है कि वो मुस्लिम विरोध पर टिकी है। जहाँ भी मुस्लिम विरोध हो सकता होगा वहाँ वो अपना पक्ष ढूंढने की कोशिश करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के किसी लाश पर बैठे गिद्ध के समान हमेशा युद्ध में अपनी राजनीतिक आपदा में अवसर ढूंढती है जी, तो वो लगातार इसकी कोशिश करते रहे। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में सुनीता जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? सुनीता विद्यार्थी जी, आप हमें सुन पा रही हैं? आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जैसा कि अभी आशीष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इन युद्धों जो युद्ध है या ये संघर्ष जो चल रहा है, यदि ये बढ़ता है तो इसका राजनीतिक लाभ ले सकती है। और यदि भारत के संबंध जैसे चाबहार को लेकर के उन्होंने कहा है कि पहले उसको निर्माण की बात कही गई, सहयोग की बात की गई, फिर उसमें उदासीनता दिखाई गई, इससे भारत को नुकसान हो सकता है। इसमें जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने उदासीनता दिखाई है संबंधों को निभाने में। ये तो इनका कौन से चश्मे से ये इस तरीके का दृष्टिकोण रखते हैं ये तो यही जाने जी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की हम लोग विचारधारा की बात करें तो युद्ध कभी भी किसी भी चीज का समाधान नहीं होता है। और रही बात संबंध निभाने की, तो जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के समय में पूरे कार्यकाल में जो हमारे विश्व स्तरीय संबंध बने हैं, जो इंटरनेशनल हमारी छवि है और जिस प्रकार का रिस्पांस हम लोगों को मिला है, ये मात्र मेरे प्रधानमंत्री जी के अच्छे संबंधों की वजह से है। आप और हम सभी गवाह हैं कि किस प्रकार से हमारे पहले 2004 से 14 तक के संबंध भी देख लीजिए और पिछले 60-70 वर्षों से जो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब के संबंध भी देख लीजिए और आज के भी देख लीजिए। जनता बखूबी कंपेयर कर सकती है। कांग्रेस पार्टी और ये लोग तो इतनी बुरे तरीके से भ्रमित है कि इंटरनेशनल रिलेशंस तक को ये विपक्ष में होने के नाते उसकी गंभीरता नहीं समझते हैं। कुछ भी इनको विपक्ष में बोलना है। जी आशीष जी, आ रहा हूं आपके पास। साफ जाहिर होता है कि ये लोग सीरियस नहीं है ना तो भारत में हो रही जो घटनाएं हैं उनके प्रति और ना इंटरनेशनल घटनाओं के प्रति। ठीक है, यहाँ पे अभी आपने यूक्रेन और रशिया की जब बात हम लोगों के सामने जो उदाहरण आए थे तो आप और हम सब लोग देखिए गवाह हैं कि किस प्रकार से दूसरी कंट्रीज के बच्चों ने भी भारत वर्ष का झंडा लेकर उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया था। ठीक है, वो ताकत वो शक्ति मेरे प्रधानमंत्री जी की थी। ठीक है सुनीता जी, उन्होंने जिस प्रकार से समन्वय बनाकर जो संबंध की बात करते हैं, वापस आता हूं आपके पास। रुकवाया, ऐसा कभी इतिहास में सुनीता जी वापस आता हूँ। आशीष जी बहुत कम शब्द बात रखे और मेहमान हमारे साथ हैं। जी आशीष जी, पहली बात तो मैं सुनीता जी को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की चरण वंदना में जिस प्रकार की तस्वीरें कर रहे थे, ये मेरे प्रश्न का मेरे आरोप का उत्तर नहीं है। दूसरी बात, आप जब किसी देश के साथ संबंध रखते हैं
तो वो संबंध राजनयिक संबंध होते हैं और वहां की सरकार के पक्ष अथवा विपक्ष में नहीं होते। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो इससे पहले प्रधानमंत्री रहे, उनके चुनाव प्रचार में भी गए। वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार में भी गए हैं। वो मिस्र के राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार में भी गए हैं। प्रधानमंत्री की जो चुनाव प्रचार की जो भूख है दूसरे नेताओं के लिए, वो सब चुनाव हारे के लिए। ठीक है आशीष जी, आपका प्रश्न लेकर वापस जाऊंगा, आपका प्रश्न लेकर वापस जाऊंगा सुनीता जी के पास में। ठीक है आशीष जी, ठीक है आशीष जी आपका प्रश्न लेकर जाऊंगा मैं सुनीता जी के पास में, लेकिन अभी जगतार सिंह जी के पास आना चाहूंगा और मेहमान हमारे साथ हैं। जगतार सिंह बाजवा जी, ये जो संघर्ष की बात हो रही है, यदि ये वैश्विक स्तर पर इस तरह के संघर्ष बढ़ते हैं, भारत पर क्या असर पड़ता है? मेरा प्रश्न इस परिदृश्य में है कि भारत में चुनाव चल रहे हैं। देखिए, चुनावी दृष्टिकोण इसका नहीं होना चाहिए, मेरा जो मानना जी, क्योंकि जो युद्ध है इसका नुकसान तो ओवरऑल देश की जनता, जो देश युद्ध लड़ रहे हैं उन पर तो होना स्वाभाविक है जी। लेकिन जिन देशों के संबंध उन देशों से व्यापारिक संबंध है तो उन पर बहुत ज्यादा असर होगा। महंगाई जो है वो बढ़ेगी और इसकी आड़ में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ की सरकार को भी जो है एक मौका मिलेगा कि शायद महंगाई इसलिए बढ़ रही है, हालांकि महंगाई कंट्रोल अभी तक हुई नहीं है। तो मेरा मानना तो यह है कि इसमें हमारे देश को इस समय परिपक्वता दिखाते हुए इस युद्ध का किस तरीके से, क्योंकि जो मानवीय दृष्टिकोण से भी अगर आप देखेंगे जी, चाहे वो इजराइल के, चाहे गाजा पट्टी के या ईरान के, जो भी इस युद्ध में मरेंगे, जो वहां के लोग, निर्दोष लोग मरेंगे और एक तो जाने जाएंगे, दूसरा असर उन देशों पर पड़ेगा जिन देशों से संबंध है। भारत इससे बहुत प्रभावित होगा, चाहे वो तेल हो चाहे अन्य चीजें जो हम आयात करते हैं उनके संबंध में। तो मेरा इस पे यही कहना है कि हमें इसका दृष्टिकोण चुनावी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दृष्टिकोण चुनावी नहीं होना चाहिए, भारत पर असर तो पड़ेगा। यदि विश्व में कहीं भी दो देशों के बीच में युद्ध की स्थिति निर्मित होती है, जंग बढ़ती है, तो असर तो बाकी देशों पर पड़ता है, ये निश्चित बात है। यदि यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ यदि इनके बीच में ये युद्ध बढ़ता है, जंग बढ़ती है, तो फिर तेहरान को फायदा हो सकता है, वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकता है, ये भी निश्चित है, और दूसरे देशों पर असर पड़ सकता है। धीरज पंडित जी, आपके पास आना चाहूंगा। भारतीय परिदृश्य में बात करूं इस युद्ध की विभीषिका की, तो यदि जहां एक तरफ हम चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव में ये हो सकता है कि विपक्ष के पास यदि एक बड़ा मुद्दा हाथ लग सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत अगर बढ़ती है तो वो $100 के पार जा सकती है, तो विपक्ष इसको महंगाई का मुद्दा उठा करके चुनाव को में इस बात को सामने ला सकता है। दूसरी तरफ बाजार के कुछ आंकड़े जो आए हैं वो ये कह रहे हैं कि वर्तमान में महंगाई पिछले 10 महीने के सबसे निचले स्तर पर है, तो सत्ता पक्ष भी इसका फायदा उठा सकता है। आपका विश्लेषण क्या कहता है? हिंदुस्तान के चुनाव पे तो इस युद्ध का कोई फर्क नहीं पड़ने का, लेकिन युद्ध है तो स्वाभाविक है कि पूरी दुनिया के ऊपर इसका असर होना है जी। लेकिन चुनाव की वजह से हो सकता है कि भारत की जनता को कुछ फायदा हो जाए। जो कीमतें बढ़ने वाली थी, जो इस टाइम वर्तमान सरकार है, उन कीमतों पे काबू रखे और उसका जो लाभ है भारत की जनता मिल जाए। तो मुझे लगता नहीं कि कोई कीमतें इस टाइम जो चुनाव हिंदुस्तान के अंदर है कोई असर पड़ेगा, और लेकिन दुनिया पे असर है, उसका परिणाम तो बाद में सामने आएंगे। जो चुनाव के बाद कुछ असर सामने आ सकते हैं हिंदुस्तान के जी, लेकिन चुनाव के अंदर क्या फायदा ही होगा जनता को। यहाँ एक बात जरूर है कि इजराइल और ईरान में यदि युद्ध होता है तो इससे सबसे ज्यादा फायदा जो तेहरान को होने वाला है, क्योंकि वह पूरे अरब देशों में खुद को इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बताकर मुस्लिम जगत की सहानुभूति हासिल कर सकता है। तो ये स्थिति यदि निर्मित होती है तो फिर युद्ध की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। फिर तो धीरज जी, होगा रशिया को और अमेरिका को, हाँ, और बाकी जो छोटे मोटे जो देश हैं, ये तो कठपुतलियां हैं, ये तो इनके इशारों पे चलते हैं। अगर दुनिया में आज कुछ भी गठित हो रहा है कि इजराइल कोई अगर एक्शन ले रहा है या ईरान कुछ कर रहा है, तो इसके पीछे या तो रशिया है या अमेरिका है, क्या ना इन दोनों के जो स्वार्थ है वो अपने हिसाब से काम करेंगे जी। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में। सुनीता विद्यार्थी जी, आपके पास आना चाहूँगा। आशीष सैनी जी ने कुछ सवाल किए थे कि उनके जो पहले प्रश्न का उत्तर था वो आपने नहीं दिया है, आपने उन्होंने यशोगान किया है, ये आशीष सैनी जी ने कहा था। लेकिन यहाँ प्रश्न, एक तो जो आशीष सैनी जी का प्रश्न था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जिन देशों से संबंध अच्छे रखने चाहिए थे वो चूंकि वर्तमान में उनको वैसा मैनेज नहीं किया गया, जिस कारण से इस युद्ध का भारत पर असर पड़ सकता है। मुझे ये तो कांग्रेस प्रवक्ता का अपना विजन हो सकता है। मैंने कहा कि उनका चश्मा लगाने वाले लोग हैं,
और पहले प्रश्न का मैंने आंसर इनको दे दिया है। इनकी तरह संबंध जो ये चाइना और पाकिस्तान के लोगों से रखते हैं, वैसे संबंध तो हम बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। ये हमारा डीएनए हमको नहीं अलाउ करता है, पहली बात। नंबर 2, हमारे देशों में युद्ध का भारत और जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनमें अवश्य जो है असर पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमने अभी जो आयात निर्यात की आपने बात करी, कच्चा मटेरियल जो है जो हम आयात निर्यात करते हैं उसकी बात है, और जितने भी हमारी जो रिलेशन है, क्योंकि जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो कभी रिक्वेस्ट, कभी बहुत सारी चीजों से उसमें से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारे खाड़ी देश है, हमारी जो अल्टीमेट कंसर्न है भाई साहब, वो ये नहीं है। अब खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा मेन कंसर्न है। हम लोग उनके लिए ज्यादा कंसर्न है जो वहाँ पे भारतीय हमारे रह रहे हैं, और बताया जा रहा है कि 30,000 से ज्यादा परिवार भारतीय उन देशों में रहते हैं। तो हमारा जो मुख्य कंसर्न है वो हमारे भारतीयों की सुरक्षा है। उसके बाद किस तरीके से हम लोगों को समन्वय बनाना है, देखिए हमारे विदेश मंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से रशिया का और यूक्रेन का बहुत बड़ा उदाहरण है, उसके बावजूद जब अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाती है। सुनीता जी आपको रोकना चाह रहा हूँ, आप G20 की तो बात कर रही हैं, आप G20 की तो बात कर रही हैं, भारत ने अध्यक्षता की है अभी हाल ही में। सुनीता जी मेरा एक सवाल मैं जोड़ना चाहता हूँ, आप G20 की तो बात कर रही हैं कि हाल ही में भारत ने अध्यक्षता की है, G7 की बात भी यदि की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि G7 में भारत की स्थिति क्या है? देखिए G7 में, देखिए मैं आपको विश्व स्तरीय अगर भारत का आपको स्टैंड बताऊं तो हर स्तर पर हमारा भारत जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आप चाहे ट्रांजेक्शन ले लीजिए, चाहे आप विश्व स्तरीय हमारे डॉलर और रूपी का ही वो देख लीजिए, तो यहाँ पे जैसे यूपीआई ट्रांजेक्शन में भारत इस वक्त नंबर 1 पे है, किसी का उदाहरण यहाँ पे नहीं है। दूसरी बात, इमर्जिंग जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते थे, आज हम विकसित भारत की जो संकल्पना लेकर बढ़े हैं, हम हर राज्य को भी विकसित कर रहे हैं, विकसित राज्य विकसित भारत। ठीक है। और हमारा जो नंबर 1 भारत वर्ष को बनाने का है, देखिए मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष को विरोध में ही बोलना है। विरोध में बोलकर वो भारत को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करती है। ठीक है सुनीता जी, वापस आता हूँ आपके पास में, आपकी बात का जवाब ले लूँ आशीष जी से। आशीष जी, जैसा कि अभी सुनीता जी ने कहा कि विपक्ष को विरोध नहीं भूलना है, और वो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पर हो, वो सत्ता पक्ष का विरोध ही करना है, और चाहे उससे भारत की छवि ही धूमिल क्यों ना हो रही हो। यहाँ एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, जिस तरह से अभी सुनीता जी ने कहा कि भारत के संबंध आयात और निर्यात की बात करें तो पिछले 10 सालों में इजराइल से 89,000 करोड़ रुपए के रक्षा संसाधन, चाहे उसमें हम बात करें ड्रोन की बात करें या रक्षा संसाधन, खरीदे गए हैं। तो ये तो एक तरह का आयात हुआ है, तो स्वाभाविक बात है कि उस देश को भारत से फायदा ही हुआ है फिर तो। देखिए भाजपा प्रवक्ता है सुनीता जी, उनके तो बातों पर बड़ा आश्चर्य व्यक्त हो रहा है कि उनकी पार्टी देश चलाती है। ये इजराइल से इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, इसमें देशवासियों को क्या फायदा है? ये सुरक्षा उपकरण खरीदने के लिए आप जनता की ज्यादा कमाई इजराइल को बर्बाद कर रहे हैं, उसका CAG ऑडिट भी नहीं कराया जा रहा है, और उसके बावजूद भी इनका जब ये कह रहे हमारे विदेशों से संबंध अच्छे हैं, चाबहार एयरपोर्ट की मैंने बात की, 3,500 करोड़ डॉलर का निवेश होने के बाद पूरा निवेश पानी में डूब गया प्रधानमंत्री की बेवकूफी के कारण, तो उस पर इनको लग नहीं रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने की बात कहाँ बढ़िया होगी। दूसरी बात ये कहेंगे कि आयात बढ़ाने में, आप बताइए निर्यात कहाँ बढ़ाया है? मुख्य निर्यात बढ़ाया है एक देश पूरे वर्ल्ड के अंदर, आप बता दीजिए जहाँ भारत ने निर्यात बढ़ाया हो। भारत के जो पड़ोसी देश है, चाहे पाकिस्तान को अगर हम छोड़ दें, तो अगर हम भूटान की बात करेंगे, नेपाल की बात करेंगे, श्रीलंका, म्यांमार और ईरान भी एक तरह से ज्यादा दूर नहीं है, जिनकी बात करेंगे, अफगानिस्तान की बात करेंगे, तो हर देशों के साथ, बांग्लादेश की बात करेंगे, तो सब देशों के साथ संबंध खराब हुए। आज किसी भी देश के साथ संबंध खराब नहीं है। और उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगार युवाओं को एक तरफ लाठी मारी जा रही है, दूसरी बात इजराइल में उन्हें नौकरी करने के लिए भेजा जा रहा है संविदा पर, जहाँ वो इधर घूमने पड़ेंगे, संविदा पर नौकरी मिलेंगे। इजराइल को इन्होंने सस्ती लेबर देने का ठेका लिया है, वो ठेका भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर है,
ये हर जगह भाजपा कार्यालय पर देश के युवाओं को वहाँ उनकी दीवार की सिंचाई करने के लिए भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर एक बर्बादी के कगार पर खड़े होकर इस तरह से ये यशोगान कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। मुझे तो इनकी बात सुनकर बड़ा अजीब लगता है कि बात कर क्या रहे हैं। सरकार में आप है, जवाबदेही आपके प्रति, क्या आप कांग्रेस की तरफ देखते हैं? संबंध आपके खराब है विदेशों में। प्रधानमंत्री, मैं आपको कहना चाहूंगा आशीष जी, सुनीता जी ने तो कहा कि भाई जैसे आपके मतलब उन्होंने आप पर आरोप लगाया, कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस जैसे पाकिस्तान से संबंध निभा रही है, वैसे संबंध हम नहीं निभाते। जी, एक बात और सुन लीजिए। चुनाव जीतने के बाद 2014 में और अगले 8 साल तक प्रधानमंत्री लगातार विदेशों में घूमे हैं, देश में कम रहे हैं, लेकिन पिछले 2 साल किसी भी देश में नहीं जा रहे। ऐसा क्या कारण है कि कोई भी देश उनको भी इन्वाइट करना नहीं चाहता? जिस देश से जाना होता तो वहाँ बहुत बड़े बड़े चीज, हजारों करोड़ रुपए के, लाखों करोड़ रुपए के सामान खरीदते हैं, यानी उनको लाभ हो जाता है, तब जाके उनको अपने मुद्दे देना है। आज प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाने लायक नहीं है। और एक चीज और कहना चाहूंगा, जब प्रधानमंत्री को इंग्लिश नहीं आती और विदेश के लोगों को हिंदी नहीं आती और ट्रांसलेटर बीच में नहीं है, तो ये बात क्या करते हैं? नहीं, मीडिएटर तो होते हैं ना बीच में, आशीष जी, मीडिएटर होते हैं। कोई नहीं होता सर, कोई नहीं होता। इस समय ये फोटो खिंचवाते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, बड़ी बड़ी इंस्टाग्राम रील बनवाते हैं। इस समय इंस्टाग्राम रील बनवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं अपने, उस समय कोई ट्रांसलेटर नहीं होता, लेकिन दांत फाड़ फाड़ कर जिस तरह से देश की बेइज्जती करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि जो लोग शैंपेन नहीं पीते हैं वो बाएं हाथ से उठाते हैं, तो उस बात को सुनने के बाद भी वो हंस रहे हैं। इसका मतलब ना इंग्लिश आती ना उनको हिंदी आती, तो ये बात क्या करते हैं फिर? जी सुनीता जी, आ रहा हूं। बात जी, 70,000 करोड़ देने के बाद संबंध भोजपुरी आती है, गुजराती पंजाबी आती है, बाकी सोनिया जी को हिंदी भी ढंग से नहीं आती है। हिंदी सीखने के लिए भी हमारे आपको बच्चों को मिला है या से मिला होगा? हिंदी आपको कोई जानकारी नहीं है, आपको जानकारी लेकर आएंगे तब बहस कर सकते हैं। अभी बहस करने की स्थिति में नहीं है, अभी आप बहस करने की स्थिति में नहीं है। ये बच्चों को ज्ञान मत पाती हैं। बातें आती हैं तो आप बोलते हैं कि पढ़े वही चाहिए, वही बोल देगा, वही जो है। तो इसी विदेशी सोच भारतीयों ने उखाड़ कर बिना सिर पैर की बात हो रही है। ठीक है, बिना सिर पैर की बात है। सवाल पूछोगे, जवाब पूछते हैं और ये किताब बैठ जाते हैं, और जब खेल होते हैं तो इनके पास पहले के लिए एक मेरे एक सवाल का जवाब, यानी ठीक है सुनीता जी, अजय सैनी जी, आप दोनों का वापस आता हूँ। जगतार सिंह बाजवा जी, आपसे जानना चाहूंगा अभी। ठीक, सुनीता जी वापस आता हूँ आपके पास। सुनीता विद्यार्थी जी, वापस आता हूँ आपके पास, वापस आता हूँ। जगतार सिंह बाजवा जी से, ठीक है सुनीता जी, जगतार सिंह बाजवा जी से जानना चाहूंगा कि बात हुई कि यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं तो इस युद्ध का भारत पर ज्यादा असर पड़ सकता है, और तो ऐसी स्थिति में जनता परेशान होगी फिर तो। जगतार सिंह बाजवा जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? वापस आता हूं आपके पास में। धीरज पंडित जी, आपसे जानना चाहूंगा वही प्रश्न की, जैसा कि आरोप प्रत्यारोप की बात आई कि जैसा अजय सैनी जी ने कहा भाषा को लेकर के, अजय सैनी जी ने कहा कि दूसरे देशों के साथ में संबंध निभा नहीं पाए हैं, वहीं दूसरी तरफ सुनीता जी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की जो छवि है 2004 के बाद है। एक बड़ी बात यहाँ जरूर आई है जो अजय सैनी जी ने कही है कि पिछले 2 वर्षों से भारत के प्रधानमंत्री अब विदेश यात्रा पर कम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इस पर आपका विश्लेषण चाहता हूँ, धीरज पंडित जी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भाजपा प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पाकिस्तान से संबंध निभाती है। हाँ। तो लेकिन जो लाहौर बस तो अटल बिहारी वाजपेयी जी लेके गए थे, और बिना बुलाए जो मोदी की बेटी शादी में चले गए थे। जी, संबंध तो जब भी आपको करना थे, आपने बात किया, कांग्रेस पर कैसे लगा रहे हैं? सुनीता जी, धीरज जी का प्रश्न आपसे है कि जैसा आपने अभी कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान से जैसे संबंध निभाती है वैसे हम दूसरे देशों से संबंध नहीं निभाते, तो फिर बिना बताए अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान जाना और वहां बिरयानी खाना, ये सवाल है धीरज पंडित जी का। देखिए ऐसा है, धीरज पंडित जी को इस तरीके से मालूम है कि जो रिलेशन होते हैं, जो इस तरीके के जो रिलेशन होते हैं, जो इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं, उसमें क्या नीतियां होती हैं और वो नीतियों के अंतर्गत क्या क्या कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी को करने होते हैं, वो धीरज जी बखूबी जानते हैं।
यहाँ पे जनता को भ्रमित ना करें। दूसरी बात, पेरिस जाके राहुल बाबा भारत की बेइज्जती करते हैं, भारत को अपमानित करते हैं। अमेरिका चाचा बैठा है राहुल गांधी का, ब्रिटेन चाचा बैठा है, तो वहाँ पे जाके पेरिस में जाके भारत की बुराई करते हैं। किसका अधिकार है राहुल गांधी को वहाँ पे बेइज्जती करने का? कौन ऐसा जगह है वहाँ जाके बोल रहे हैं? ठीक है सुनीता जी धीरे धीरे जी सुनीता जी वापस आता हूँ, धीरे जी अपनी बात रखिएगा। जोड़ना चाहिए भारत, मुझे ठीक है सुनीता जी समय की सीमा का ध्यान रखेंगे। सुनीता जी समय की सीमा है, वापस आऊंगा आपके पास। समय की सीमा का ध्यान रखते हुए धीरे जी आग्रह करूंगा कि अपनी बात पूरी करें आप। सुनीता जी, सरदार मनमोहन सिंह 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, एक बार भी पाकिस्तान नहीं गए, और आपकी पार्टी को जब भी मौका मिला तो कभी संबंध बनाने के लिए, अपने संबंध सुधारने के लिए आप ही ने प्रयास किए हमेशा। और आप ये हमेशा कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान संबंध बात की है। ठीक है, यहाँ एक बात जरूरी आई, जैसा कि चूंकि समय की सीमा, धीरज पंडित जी बहुत कम शब्दों में प्रतिक्रिया चाहूंगा। जो अजय सैनी जी ने जो बात कही कि पिछले 2 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे नहीं हो रहे हैं। सुनीता जी समय की सीमा का ध्यान रखिए। धीरज पंडित जी आपसे आग्रह है, बहुत कम शब्दों में प्रतिक्रिया रखें अपनी। भारत का बहुत बड़ा। ठीक है सुनीता जी वापस आता हूँ जी। धीरज पंडित जी लेकिन मेरा जो कहना यह है कि ये जो युद्ध है इसकी विविधता बहुत खतरनाक होती है और ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। हाँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव के अंदर इस चीज का कोई परिणाम भारत को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, आज चुनाव के बाद जो 4 जून का जो वक्त आएगा उसके बाद क्या हो सकता है कि महंगाई देश में बढ़े, लेकिन उससे पहले ये मुश्किल है। बिल्कुल, ईरान और इजरायल के बीच यदि युद्ध बढ़ता है तो इसकी विभीषिका का असर भारत पर पड़ सकता है, लेकिन चुनाव को प्रभावित करेगी ऐसी संभावना जरूर नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि भारत की जनता पर इसका असर पड़ सकता है। असर तो पूरी दुनिया के देशों की जनता पर पड़ेगा कि क्योंकि ये वहाँ से यदि जो चाबहार बंदरगाह की हम बात कर रहे हैं कि वहाँ से बहुत अधिक मात्रा में क्रूड ऑयल का निर्यात होता है, तो ऐसी स्थिति में पूरे सभी देशों पर असर पड़ सकता है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। सुनीता विद्यार्थी जी, आशीष सैनी जी, जगतार सिंह बाजवा जी, धीरज पंडित जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल है कि यदि जंग बढ़ी तो क्या होगा, भारत पर क्या असर पड़ेगा, जवाबी हमला हुआ तो क्या तनाव बढ़ेगा, और ग्लोबल सप्लाई चेन पर इसका कितना असर पड़ने वाला है, क्योंकि भारत वो देश है जिसका दोनों देशों के साथ संबंध है और बड़ा व्यापार है। आयात प्रभावित हुआ तो भारत में महंगाई बढ़ सकती है। कच्चे तेल को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है, क्योंकि भारत कच्चा तेल ईरान से भी लेता है और क्रूड के अलावा कई सामान और आयात होते हैं। सूखे मेवे की बात करें, केमिकल की बात करें, कांच के बर्तनों की बात करें, और भारत से बासमती चावल की सप्लाई होती है, तो इस पर क्या असर पड़ सकता है, और भारत इस युद्ध को लेकर के भारत की विदेश मुद्रा पर कितना असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि पूरी दुनिया के लिए युद्ध किसी भी देश में हो, कहीं भी हो, कभी अच्छा नहीं रहा है। बेहतर यह है कि हम भारत के लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, तो पूरा विश्व एक परिवार बनकर रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।